हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। देखो, इस पर्टिकुलर वीडियो में अपने डिस्कस करेंगे लास्ट 3 मंथ। देखो, जैसा कि जो सी एस आई आर नेट फिजिक्स का एग्जाम है वो जून में होने वाला है। तो जून में होने वाला है तो हमारे पास में लगभग आज 28 है। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, 28 फेब है आज। ठीक है, तो जून में एग्जाम होने वाला है हमारा सी एस आई आर नेट फिजिक्स का। ठीक है, और इस चैनल पे ज़्यादातर जो स्टूडेंट है वो सी एस आई आर नेट फिजिक्स के लिए ही प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो सी एस आई आर नेट फिजिक्स के लिए लास्ट 1 मंथ प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए उसके बारे में अपने कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना और पेशेंस के साथ में देखना, कुछ भी पार्ट मिस मत करना, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी भी नहीं करूंगा। मैं बहुत शॉर्ट में हर चीज़ को मैं बता दूंगा, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। और कौन कौन सी जो मिस्टेक्स है जो जनरली बच्चे करते हैं सभी, ठीक है, प्रिपरेशन के दौरान, ठीक है, वो मिस्टेक्स नहीं करनी है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, लास्ट 3 महीने में देखो प्रिपरेशन जो है सी एस आई आर नेट फिजिक्स की, इसका जो सिलेबस है वो काफ़ी ज़्यादा वास्ट सिलेबस है। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक है और 6 महीने में भी ये सिलेबस कवर करना पॉसिबल नहीं होता। 6 महीने में यदि हम डेली बहुत ज़्यादा टाइम दे, 10 से 12 घंटे, 7 से 8 घंटे मिनिमम टाइम अपने इतना इन्वेस्ट करें डेली, तब जाके हमारा ये सिलेबस है 6 महीने में कंप्लीट होता है। तो 6 महीने में सिलेबस कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है। तो 3 महीने में यदि कोई स्टूडेंट अब सोच रहा है तैयारी करने का, तो 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा और 3 महीने में एग्जाम क्वालिफाई करना डिफिकल्ट है यदि स्टार्टिंग से तुम आज से ही प्रिपरेशन करो। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है जो स्टूडेंट पहले से ही प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, जो दिसंबर को टारगेट कर रहे थे, एग्जाम लेट हो गया, जो गेट को टारगेट कर रहे थे, ठीक है, कुछ सिलेबस जिनका पेंडिंग है, ठीक है, कुछ टॉपिक पेंडिंग है या कुछ सब्जेक्ट पेंडिंग है, ठीक है, उनके लिए ये ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। जो स्टार्टिंग से कर रहे हैं उनके बारे में तो देखो, जो स्टार्टिंग से जो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो तो कंप्लीट 6 महीने दो, हाँ अटेम्प्ट दे देना तुम एग्जाम, सी एस आर नेट एग्जाम है उसका अटेम्प्ट दे देना। लेकिन उनके लिए सजेशन यही रहेगा मेरा, तुम स्टार्टिंग से ही तैयारी करो, कंप्लीट कंप्लीट फर्स्ट टॉपिक से 9 के 9 पेपर कंप्लीट करो। तुम ये टारगेट मत बनाओ कि जून का एग्जाम हमें टारगेट करना और उसके हिसाब से अपने एक बार तैयारी कर लेते हैं, ऐसा मत करो। एक बार तुम स्टार्टिंग से कंप्लीट प्रिपरेशन करो, 6 महीने दे दो, बीच में एग्जाम आएगा, एग्जाम दे देना। तो दिसंबर वाला एग्जाम आने वाला है उसके बाद में, तो वो वाला एग्जाम अच्छे से अटेम्प्ट करना। ठीक, अब तुम 3 महीने आधी अधूरी तैयारी करके वो 3 महीने भी तुम खराब कर लोगे और एग्जाम में भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि टारगेट, सबसे पहला टारगेट यही रहना चाहिए। जो न्यू स्टूडेंट है उनको मैं बता दूं, जो भी न्यू स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनका टारगेट तो यही रहना चाहिए कि अभी एग्जाम ओरिएंटेड नहीं रहना। अभी अभी तुम्हें जस्ट क्या करना है, तुम्हें 6 मंथ इन्वेस्ट करने हैं किस पे, सिलेबस प्रिपरेशन करने पे, सिलेबस कंप्लीट करने पर। तुम्हें सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, 9 के 9 पेपर तुम्हें कंप्लीट करने हैं, जनरल एप्टीट्यूड करने की जरूरत नहीं है। तो 6 महीने तुम अच्छे से इस सिलेबस को दे दो एक बार और ये पूरा तुम्हारा लाइफ टाइम का हो जाएगा। ठीक है, उस पर भी आते हैं अपने 3 महीने में क्या करें कैसे करें। एक बार जो नए स्टूडेंट है वो ये देख लो, जो एमएससी कर रहे हैं या जो एमएससी फर्स्ट ईयर में है या एमएससी सेकंड ईयर में है, ठीक है, जो एमएससी कर रहे हैं और नेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं या स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो अभी के लिए तुम्हें एग्जाम ओरिएंटेड नहीं रहना है, तुम उस हिसाब से तैयारी मत करो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे थोड़ी सी आवाज में प्रॉब्लम हो गई थी, तो इस वजह से थोड़ा सा पोर्शन है वो दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ेगा। माइक में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, बीच में कुछ पोर्शन दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ेगा मेरे को, बाकी पोर्शन रिकॉर्ड हो गया था। तो यहाँ पे मैं ये बता रहा था कि जो नए स्टूडेंट है ना उनको ये फॉलो करना है टारगेट, 6 मंथ में अपना सिलेबस है वो तुम्हें कंप्लीट करना है। ठीक है, और अभी के लिए सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड नहीं रहना तुम्हें, क्योंकि एक बार तुम 6 मंथ में अपना सिलेबस कंप्लीट कर लोगे ना तो उसके बाद में तुम्हें क्या होगा, तुम्हें बार बार हर एक एग्जाम के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि एक बार तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो गया 6 मंथ में, क्योंकि सी एस आई नेट के सिलेबस से ऊपर कोई सिलेबस नहीं है। एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया, 9 के 9 पेपर कंप्लीट हो गए, शॉर्ट नोट्स बन गए तुम्हारे, उसके बाद में कोई भी एग्जाम आए, चाहे सी एस आई नेट का एग्जाम आए, गेट का एग्जाम हो, टीफर का हो, जस्ट का हो, बार का हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो,
फिजिक्स में कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, वो एग्जाम तुम इजीली क्वालिफाई कर लोगे और हर एक एग्जाम को अलग से टाइम देने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारे पास में शॉर्ट नोट्स होंगे और इससे ऊपर कोई सिलेबस नहीं है। हाँ, पीजीटी का जो एग्जाम होगा उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा 11th-12th का और पढ़ना होगा बस, और एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और उसमें भी तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा, ये तुम आराम से 15-20 दिन में पढ़ दोगे। क्यों? क्योंकि तुमने इतना पढ़ा होगा, तुम्हारी फिजिक्स इतनी अच्छी हो चुकी होगी कि 11th-12th में भी तुम्हें दोबारा से कॉन्फिडेंस आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो कहने का मतलब यही था यहाँ पे, बाकी चीजें मैंने आगे अच्छे से एक्सप्लेन की है। जो नए स्टूडेंट है उनको मैं बता रहा हूँ, जिन्होंने या तो दिसंबर में स्टार्ट किया है प्रिपरेशन या जो अभी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो तुम एग्जाम ओरिएंटेड मत रहो कि एग्जाम ओरिएंटेड रहते हैं, 3 महीने में एग्जाम है, 3 महीने में ऐसा क्या करें जिससे एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। सिर्फ सीएसआईआर नेट का एग्जाम ही तो निकालना टारगेट नहीं है ना, एग्जाम तो सारे निकालने हैं ना। आगे असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एग्जाम निकालना, आगे मान लो पीएचडी करोगे, पीएचडी के लिए जो इंटरव्यूज दोगे वो भी तुम्हें क्वालिफाई करने हैं, बार का इंटरव्यू दोगे वो भी क्वालिफाई करना, तो उसमें कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? बार का एग्जाम कैसे निकलेगा? वो हर एक एग्जाम के लिए अलग से तो मेहनत करोगे नहीं कि हर एक एग्जाम में अलग अलग कोचिंग से पढ़ रहे हैं, अलग अलग नोट्स बना रहे हैं, वो से तो करोगे नहीं। तो एक बार की मेहनत है, 9 के 9 सब्जेक्ट अच्छे से कर लो, उसके बाद में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और बाकी जो स्टूडेंट जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, जो दिसंबर को टारगेट कर रहे थे, दिसंबर एग्जाम को, जो दिसंबर में एग्जाम होना था लेकिन दिसंबर में नहीं हुआ, इन दोनों एग्जाम को कंबाइन कर दिया, जून और दिसंबर वाले को दोनों कंबाइन कर दिया, तो सीटों की संख्या भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, ठीक है। जून दिसंबर को कंबाइन कर दिया, तो जून में एग्जाम होने वाला है। लगभग 3 मंथ है हमारे पास में, 3 महीने में 90 दिन है, और 90 दिन मान के चल रहे हैं। 90 दिन में से 90 दिन हमें ऐसा क्या करना चाहिए, क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होनी चाहिए हमारी? तो 90 दिन में से 80 दिन अपने मान के चल रहे हैं, लास्ट के 10 दिन अपने एक्स्ट्रा रिवीजन को मान के चल रहे हैं, कुछ टेस्ट पेंडिंग होंगे, कुछ एक्स्ट्रा रिवीजन होगी, तो उसके लिए 10 दिन मान के चल रहे हैं। तो 80 दिन है हमारे पास में। 80 दिन में हमें क्या करना है? 80 दिन में हमें मेन फोकस रिवीजन पे होना चाहिए हमारा, और कैसे रिवीजन करनी है वो अभी अपने डिस्कस करते हैं आगे, ठीक है। मेन फोकस है वो रिवीजन पे होना चाहिए। इतना जो पोर्शन था वीडियो का, वो पोर्शन बाई चांस माइक में इशू हो गया था, तो उसकी वजह से रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, तो वो दोबारा आगे का रिकॉर्ड कर दिया। आगे तुम कंटिन्यू कर सकते हो इसमें, ठीक है। मतलब अब आगे तुम्हें देखो क्या फॉलो करना है, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, ठीक है। 80 डेज में हमें ऐसा क्या करना है कि इफेक्टिव स्ट्रेटजी आए हमारे पास में, बेस्ट स्कोर कर सके, अपने मैक्सिमम आउटपुट ले सके, ठीक है। क्योंकि सिलेबस तो कंप्लीट है, जो टारगेट जो मेन चीज थी करने वाली वो तुमने कर लिए। जो नए स्टूडेंट है वो कम्पीट नहीं कर सकते तुम्हारे साथ में। तुमने एक अच्छी प्रिपरेशन की है, तो तुम्हें आगे बस इस प्रिपरेशन को थोड़ा सा निखारना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे आगे प्रिपेयर करें कि एक मैक्सिमम रैंक लेके आ सके, और मतलब हमारे पास एक मैक्सिमम स्कोर अपने कर सके सीएसआईआर नेट फिजिक्स में। 4 बार रिवीजन करनी है। यदि तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट है तो 4 टाइम तुम्हें रिवीजन करनी है, ताकि तुम्हारी जेआरएफ में बहुत अच्छी रैंक आ सके। 4 टाइम रिवीजन कैसे करोगे? इन 80 दिनों को तुम 40 डेज में, पहले 40 डेज में तुम क्या करोगे? फर्स्ट रिवीजन करोगे। फर्स्ट रिवीजन पहले 40 डेज, जो पहले 40 दिन है, मान लो 1 तारीख से तुम शुरू कर रहे हो, 1 मार्च से शुरू कर रहे हो, तो भी डेट तुम जिस भी डेट से तुम स्टार्ट कर रहे हो, एक 40 जो पहले जो 40 दिन होंगे उसमें तुम फर्स्ट रिवीजन करोगे, पहली रिवीजन करोगे। कैसे करोगे? इसमें तुम्हारे पास में 8 सब्जेक्ट है, और हर एक सब्जेक्ट को तुम्हें कितना टाइम देना है? 40 डेज है तुम्हारे पास में, हर एक सब्जेक्ट को तुम्हें यहाँ पे देना है 5 दिन, 5 डेज। हर एक सब्जेक्ट को 5 दिन दो। 8 सब्जेक्ट है, अब जो सब्जेक्ट माइनर सब्जेक्ट है उनको भी 5 दिन दो, लेकिन उनको वो 5 दिन अच्छे से दे दो, ठीक है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट मार के उनको 2 बार रिवीजन कर लो उन 5 दिनों में, ठीक है। जो छोटे जैसे न्यूक्लियर फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, लेकिन जो मेजर सब्जेक्ट है वो 5 दिन में तुम्हारे से रिवीजन ही होंगे। तो 5-5 दिन, 8 सब्जेक्ट है, 8-5-40, तो 40 दिन तुम्हारे इसमें चले जाएंगे। और रिवीजन में तुम्हें करना क्या है? रिवीजन में तुम्हें, यदि तुम्हारे शॉर्ट नोट्स नहीं बने हुए तो तुम्हें पहले तो प्रॉपर शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, साथ साथ में रिवीजन करनी साथ साथ में। तो तुम्हारे पास में होगा क्या? तुम्हारे पास में एक तो थ्योरी लेक्चर्स होंगे, थ्योरी नोट्स होंगे तुम्हारे पास में, और तुम्हारे पास में क्या होगा? तुम्हारे पास में असाइनमेंट होंगी, यदि तुमने कंप्लीट प्रिपरेशन कर रखी होगी,
असाइनमेंट्स होंगे, थ्योरी नोट्स होंगे। थ्योरी नोट्स को तो सिर्फ एक ही बार पढ़ना है, ज़्यादा फोकस किस पे करना है, असाइनमेंट पे। असाइनमेंट में जो क्वेश्चन है, उनके जो सॉल्यूशन है, उनमें क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, उनको तुम्हें ज़्यादा देखना है। यहाँ पे थ्योरी को जस्ट एक बार रीड करना है। और इनमें से यदि शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हुए तो साथ साथ में अपने शॉर्ट नोट्स भी बना लो, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा शॉर्ट नोट्स बनाने में। जैसे जैसे आगे आगे रिवीजन करते जाओगे वैसे वैसे शॉर्ट नोट्स तुम्हारे बनते जाएंगे। तो यहाँ पे तुम्हें कंप्लीट शॉर्ट नोट्स बनाने, ठीक है, थ्योरी नोट्स, असाइनमेंट, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बन गए, यहाँ पे 40 दिन में तुम्हें ये काम करना है। यदि शॉर्ट नोट्स भी नहीं बनाना चाहते, जैसा देखो और भी बहुत सारे तरीके हैं, हाईलाइट कर लो चीज़ों को। थ्योरी लेक्चर में, असाइनमेंट में यदि तुमने अच्छे से नोटबुक में सब कुछ लिख रखा है तो हाईलाइट कर लो। यदि तुमने अच्छे से नहीं लिख रखा हर चीज़ को, हर चीज़ कंजेस्टेड है, कुछ चीज़ें कहीं लिख दी, कुछ चीज़ें कहीं लिख दी, फिर तो शॉर्ट नोट्स यूजफुल होंगे। यदि तुमने थ्योरी लेक्चर अच्छे से बनाए हैं, थ्योरी नोट्स अच्छे से बनाए हैं, असाइनमेंट अच्छे से सॉल्व किए हैं और उनके नोट्स भी अच्छे से बनाए हैं, तो तुम क्या कर सकते हो, चीज़ों को हाईलाइट कर सकते हो और लास्ट में उन हाईलाइटेड चीज़ों को ही तुम्हें पढ़ना है। एक हाईलाइट कर सकते हो या कोई ऊपर, जैसे मान लो ये नोटबुक है, ये पेज है, तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है पेज, तो इसके ऊपर ये थोड़ी सी जो जगह होती है, यहाँ पे स्पेस होता है, इस जगह में तुम अपने जो भी इस पेज के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट कंटेन होते हैं उनको यहाँ ऊपर लिख दो, ठीक है। ये जब मैंने आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रिपरेशन की थी तो लगभग मेरे पास में 9-10 नोटबुक थी, जिसमें 9 के 9 या 10 के 10 पेपर थे, आई थिंक उसमें 10 पेपर कंप्लीट हुए थे, ठीक है। उसका सिलेबस बहुत ज़्यादा था, नेट से भी ज़्यादा सिलेबस था आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो उसमें मेरे पास में लगभग 8-9 नोटबुक थी, ठीक है। और कंप्लीट थ्योरी लेक्चर सभी में थे। तो लास्ट में मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे उसमें, लेकिन मैंने क्या किया था, जो जो बाइंडिंग वाली नोटबुक होती है ना हमारे पास में, उसमें ऊपर स्पेस होता है ऐसे हर एक पेज के ऊपर, यहाँ से अपने स्टार्ट करते हैं, यहाँ स्पेस होता है। तो मैंने क्या किया था, जो भी यहाँ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला थे इस पेज के अंदर, उनको सबको यहाँ लिख दिया था। तो इससे क्या होता है, अब जब अपने दोबारा रिवीजन करेंगे ना, इस पूरे पेज को पढ़ने की जरूरत नहीं है हमें, सिर्फ ये ऊपर वाला पढ़ना है हमें। जैसे बुक में नहीं नीचे लिखा होता है, उस एक क्रक्स, एक समरी लिखी होती है ना, तो वो समरी यहाँ लिख सकते हो, या अलग से कोई नोटबुक लेके भी कर सकते हो, तो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। मैंने ये किया था और ये भी सक्सेसफुल है, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम भी मैंने क्वालिफाई किया था आराम से, जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था। तो वो चीज़ें भी कर सकते हो, वो तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम कर सकते हो। तो फर्स्ट 40 दिन तुम्हें क्या करना है, एक बार रिवीजन करनी 8 के 8 सब्जेक्ट की। फिर सेकंड टाइम जब करोगे तुम रिवीजन, सेकंड टाइम पे या तो तुम्हारे पास में शॉर्ट नोट्स होंगे, या तुम थ्योरी लेक्चर में तुम्हारे हाईलाइटेड होंगे, या ऊपर लिखा होगा तुम्हारे पास में। तो सेकंड टाइम क्या करना है रिवीजन, सेकंड टाइम में तुम्हें जो नेक्स्ट 40 दिन बचे उनमें से 20 दिन लेने हमें, और 20 दिन में दोबारा से कितनी बार, एक बार और रिवीजन करना 8 सब्जेक्ट। और ये 20 दिन में बहुत ईजिली हो जाएगा, क्योंकि तुमने एक बार रिवीजन कर रखा है, शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, असाइनमेंट के नोट्स भी बना रखे हैं। तो 20 दिन में तुम्हें दोबारा रिवीजन करना है। फिर क्या बचेगा, फिर तुम्हारा लास्ट में 20 दिन और बचेंगे, ठीक है। अब 20 दिन में 10 दिन तुम्हें दोबारा देने 8 सब्जेक्ट को, एक दिन एक सब्जेक्ट को दो। तो ये हो गया थर्ड टाइम तुम्हारी रिवीजन, तीसरी बार तुम्हारी रिवीजन होगी। फिर 10 दिन और बचे 80 डेज में, उन 10 दिन में तुम्हें एक बार और रिवीजन करना है, ठीक है। वन टाइम रिवीजन और करना है 8 सब्जेक्ट को। तो तुम्हारे जो टोटल रिवीजन है 80 दिनों में 4 बार रिवीजन, एक 40 दिन में, फिर नेक्स्ट 20 दिन में, फिर उसके बाद में 10 दिन में, फिर एक 10 दिन में और। तो 40, 20, 10, 10, तो तुम्हारे पास में टोटल कितना रिवीजन हो जाएगा, 4 टाइम रिवीजन हो जाएगा। और इसके इतना यदि तुम कर लेते हो तो फिर तो मैं गारंटी दे सकता हूँ, तुम ईमानदारी से ये चीज़ें यदि तुम कर लेते हो, फिर तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ तुम्हारे एग्जाम क्वालिफाई होने से कोई नहीं रह सकता। यदि एग्जाम सेंटर में मान लो यदि तुम और कोई सिचुएशन ना आए, और कोई सिचुएशन खराब ना हो, और तुम एग्जाम को अच्छे से अटेम्प्ट कर रहे हो, तो तुम्हारा एग्जाम क्वालिफाई होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और ये काम हार्डली 1% स्टूडेंट भी नहीं करते हैं, ठीक है। ये जो रिवीजन वाला मैं बता रहा हूँ ना, हार्डली 1% स्टूडेंट भी नहीं करते। जब मैंने आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का अभी कुछ टाइम पहले एग्जाम हुआ था, वो 1-1.5 साल पहले वो एग्जाम दिया था, तो लास्ट के 5 दिनों में मैंने वो पूरा रिवीजन कर दिया था, क्योंकि उसको मैंने 2 से 3 बार पहले रिवाइज किया हुआ था अच्छे से। तो लास्ट के 5 दिनों में और अच्छे से वो पूरा एकदम रिवीजन हो गया था। 9 के 9 पेपर देख लो, 9 के 9 पेपर
5 दिन में, लास्ट 5 दिन में, 5 दिन का गैप मिला था। जीके का पेपर हुआ था, उसके बाद में 5-6 दिन का गैप था। ठीक है, उन 5 दिनों में कंप्लीट रिवीजन कर दिया था 9 के 9 पेपर। वो 5 दिन में कैसे हो पाया? 5 दिन में समझे एक ही भी सब्जेक्ट ना हो यहाँ पे, वो 5 दिन में कैसे पॉसिबल हो सका? वो 5 दिन में इसी वजह से पॉसिबल हो सका क्योंकि उनको 2 से 3 बार पहले रिवीजन किया था, और लास्ट के दिनों में क्या करना है वो पहले से लेके चला था। जैसे मैंने बताया ना, जो नोटबुक थी, उस नोटबुक में ऊपर जो स्पेस होता है उस पर समरी लिख दी हर एक पेज की। तो जस्ट बाद में तुम्हें क्या करना है, लास्ट के दिनों में पेज को पलटना है, जस्ट ऊपर ऊपर वाला पोर्शन पढ़ना है जस्ट तुम्हें, और उसको याद रखने की कोशिश करनी है। और याद करने के लिए क्या करना है, उन चीज़ों को लिख लिख के देख सकते हो तुम, तो तुम्हें चीज़ें याद हो जाएगी। जितनी ज़्यादा चीज़ें याद होगी उतना ही तुम्हारा एग्ज़ाम अच्छा होगा, तुम्हारा स्कोर उतना ही अच्छा होगा। तो 4 बार रिवीजन करनी है 3 महीने में तुम्हें। ये देखो तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट है, 8 पेपर कंप्लीट है, 7 पेपर भी कंप्लीट है। तो फटाफट से क्या करो, जो पेंडिंग सिलेबस है 1 वीक में या 2 वीक में पेंडिंग सिलेबस कंप्लीट करके कम से कम 3 बार तो रिवीजन कर लो ना। जिनका सिलेबस मान लो कंप्लीट नहीं है तो एक टारगेट बनाओ भाई, पहले देखो क्या क्या कंप्लीट नहीं है, कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट नहीं है, कौन कौन से पेपर कंप्लीट नहीं। तो एक टारगेट बनाओ कि 10 दिन का, नेक्स्ट 10 दिन में मुझे ये कंप्लीट करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। एक पर्टिकुलर एक प्रॉपर टारगेट बना के चलो, ठीक है, चाहे रोज के 12 घंटे 15 घंटे पढ़ना पड़े, ठीक है, लेकिन मुझे ये चीज़ें कंप्लीट करनी है। तो उसको 10 दिन में कंप्लीट करो, फिर ये शेड्यूल फॉलो करो। रिवीजन कोई नहीं, 4 टाइम की जगह 3 टाइम कर लो, 3 टाइम भी बहुत है। और 4 टाइम यदि कर लोगे तो मैं तो गारंटी देता हूँ तुम्हें, ठीक है, तुम्हारा कोई भी एग्जाम रुकेगा नहीं फिजिक्स, इनमें से कोई भी। फ्यूचर में तुम कोई भी एग्जाम दोगे वही नोटबुक काम आएगी, और कुछ काम नहीं आना, ठीक है, और एक बार की मेहनत है। और जो नए स्टूडेंट है उन्हें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है, जो दिसंबर से स्टार्ट किया जिन्होंने, या जो अब स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो तो यही मान के चलो, ये मत देखो कि एग्ज़ाम आ रहा है तो उसके लिए पढ़ लेते हैं। तुम ये अभी टारगेट तुम्हारा ये होना चाहिए कि 6 महीने मेरे को फिजिक्स को देने हैं, 9 पेपर को देने, और 9 पेपर को मुझे अच्छा करना है, ठीक है, बेटर करना है, उनको बेटर करना है। उसके बाद में कोई भी एग्ज़ाम आए कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, आराम से तुम्हारे एग्ज़ाम हैं वो क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है। और कुछ मिस्टेक्स है जो अवॉइड करनी है तुम्हें, जो नहीं पढ़नी है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, जो मिस्टेक्स तुम्हें अवॉइड करनी है, कौन कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करनी है? सबसे पहले तो थ्योरी के लिए कोई भी बुक फॉलो नहीं करेगा। थ्योरी के लिए बुक है वो फॉलो नहीं करनी है बिल्कुल भी। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट है, ठीक है। एक एक लेक्चर पढ़ने में ही तुम्हें मतलब एक टॉपिक पढ़ने में ही तुम्हें पूरा दिन निकल जाएगा और कुछ भी आउटपुट नहीं निकल के आएगा। तो बिल्कुल ही अवॉइड करना है इस चीज़ को। तुम्हें कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो उसके लिए तुम एक एक दिन वेस्ट मत करो, उसको छोड़ सकते हो, लीव कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और जो क्वेश्चंस पे फोकस करना है, वो सबसे पहले तो तुम कौन से क्वेश्चंस पे फोकस करोगे? पीवाईक्यू पे सबसे ज़्यादा। पीवाईक्यू कौन से? नेट के, गेट के और जस्ट के। सबसे पहले तो इन क्वेश्चंस पे जाना है, फिर एक्स्ट्रा टाइम हो, फिर असाइनमेंट के क्वेश्चन, जो भी तुम्हारे असाइनमेंट में क्वेश्चन है। जैसे हमारे असाइनमेंट में मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं वो नेट गेट जस्ट के और कुछ बुक्स के क्वेश्चन ही होते हैं। तो जो एक्स्ट्रा बुक्स के क्वेश्चन हैं, जो सोल्ड क्वेश्चन है, वो बहुत ज़्यादा नहीं होंगे। जो बुक्स के क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, जो सोल्ड बुक के क्वेश्चन है, ठीक है। यदि एक्स्ट्रा टाइम हो, वैसे इतना भी इनफ है, यदि एक्स्ट्रा टाइम हो तो ये कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना, और कौन सी मिस्टेक्स है जो तुम्हें नहीं अवॉइड करनी है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि रिवीजन जरूरी है। अब एक बार रिवीजन से काम नहीं चलेगा, मिनिमम 3 बार रिवीजन तुम्हारी जरूरी है, मिनिमम 3 टाइम रिवीजन, ठीक है। रिवीजन ही अल्टीमेट एक चीज है जो तुम्हारा सिलेक्शन करवा सकती है। रिवीजन के अलावा कोई और दूसरा तरीका नहीं है। तो रिवीजन मिनिमम 3 बार रिवीजन करनी है कंप्लीट सिलेबस की। हर एक चीज टिप्स पे होनी चाहिए, हर एक फॉर्मूला टिप्स पे होना चाहिए। हर एक क्वेश्चन को देखते ही तुम्हें पता लग जाना चाहिए तुरंत कि क्या अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। यदि वो चीज़ तुमने पढ़ी है तो वो तुम्हें आनी चाहिए अच्छे से, ठीक है। मिनिमम 3 बार रिवीजन करनी है। शॉर्ट नोट्स को अवॉइड नहीं करना है। अब शॉर्ट नोट्स बना लो, या जो मैंने और चीज़ें बताई वो कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो, या नोटबुक में ऊपर समरी लिख सकते हो, उस पेज में कितने फॉर्मूले हैं उन सब की।
तो वो कर सकते हो, इनको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना। तो ये कुछ और लास्ट में हाँ सबसे इंपॉर्टेंट है कि टेस्ट सीरीज जरूर अटेम्प्ट करना। अभी मत करना, अभी जरूरत नहीं है टेस्ट सीरीज की, अभी तो जो काम दिया है वही कंप्लीट करो। टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करना, और वो टेस्ट सीरीज रेलेवेंट टेस्ट सीरीज होनी चाहिए। ठीक है, रेलेवेंट होनी चाहिए। रेलेवेंट का मतलब उसी टाइप के क्वेश्चन हो जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चंस का जो लेवल है, पेपर का जो लेवल है, वो इतना ज़्यादा हार्ड हो कि 5-6 घंटे में उस पेपर को ना पढ़ा जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक रेलेवेंट टेस्ट सीरीज होनी चाहिए, और वो रेलेवेंट टेस्ट सीरीज अपने लॉन्च करेंगे, अप्रैल में लॉन्च करेंगे। ठीक है, जो हम कंप्लीटली नेट के अकॉर्डिंग ही होगी। ठीक है, वो ज्वाइन कर सकते हो तुम। अफोर्डेबल प्राइस होगा, सभी को पता ही है ऑलरेडी। फिजिक्स तड़का इंस्टीट्यूट में जितने भी कोर्सेज के जो भी टेस्ट सीरीज का जो प्राइस है वो हमेशा हम अफोर्डेबल ही रखते हैं। अब अफोर्डेबल रखने का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट की क्वालिटी नहीं है। कंटेंट सबसे बेस्ट होगा यहाँ पे। हर एक टेस्ट सीरीज पे मेहनत होती है, हर एक क्वेश्चन पे मेहनत होती है, हर एक चीज़ में मेहनत होती है। ठीक है, तो वो अपने अप्रैल में कंप्लीट लॉन्च कर देंगे टेस्ट सीरीज, तब ज्वाइन कर लेना आराम से। साथ साथ में रिवीजन चलती रहेगी, साथ साथ में टेस्ट सीरीज देते रहना। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो तुम्हें अवॉइड करनी है। ठीक है, मतलब मिस्टेक्स है, इनको अवॉइड करना है। टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करना है, टेस्ट सीरीज को अवॉइड नहीं कर सकते तुम। ठीक है, बाकी थोड़ा सा एक चीज़ और है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डिस्ट्रैक्शंस के नाम पे, देखो डिस्ट्रैक्शंस है उनको तो अवॉइड करना ही पड़ेगा। डिस्ट्रैक्शंस में जो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शंस है वो अपने सोशल मीडिया को मानते हैं, लेकिन आज के टाइम में जो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शंस मैं मानता हूँ वो है ओवर थिंकिंग। ठीक है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है किसी भी चीज़ के लिए। ओवर थिंकिंग करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, हर चीज़ के लिए अपने ओवर थिंकिंग करते हैं। हमने कुछ सोशल मीडिया पे मान लो हमने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, तो उसके लिए भी अपने 1 घंटा एक्स्ट्रा ओवर थिंकिंग करते हैं कि क्यों किया, आगे से नहीं करेंगे, आगे से ये करेंगे वो करेंगे ताकि आगे टाइम वेस्ट ना हो। तो तुरंत कर दिया, उसका गिल्ट मत रखो, रिग्रेट मत रखो, तुरंत से अपने काम में लग जाओ। तो ठीक है, तो मतलब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ओवर थिंकिंग की जगह काम पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, बिना सोचे समझे जो काम है उसमें लग जाओ, आलस मत करो। ठीक है, आता है आलस, सभी को ही आता है, नेचर है अपना। ठीक है, बस हमें ज़बरदस्ती करना पड़ेगा। टारगेट बना लो, एक दिमाग के अंदर एक माहौल होना चाहिए तुम्हारा कंप्लीट कि आगे 3 महीने में मेरा ये टारगेट है, ये एग्ज़ाम आने वाला है, इसके लिए मुझे कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है। तो एक दिमाग के अंदर एक माहौल बनना चाहिए। ठीक है, हर चीज़ में तुम्हें वो चीज़ दिखनी चाहिए, उसको मतलब उसको अपना सेंटर पॉइंट बना लो। ठीक है, CSIR नेट को सेंटर बना लो अपनी लाइफ का। ठीक है, यार जो भी तुम्हारे आगे टारगेट है, जरूर नहीं CSIR नेट को ही मान लो, और किसी के लिए भी तुम प्रिपरेशन करोगे तो उसको एक सेंटर पॉइंट बना लो, और उसके अराउंड तुम्हारे सारे काम होने चाहिए। सोना कब है, ठीक है, कब उठना है, क्या खाना है, कहाँ जाना है, ठीक है, वो इसके अराउंड होने चाहिए सारे काम। तो ये सेंटर पॉइंट होना चाहिए तुम्हारा। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली मैक्सिमम टाइम इसमें जाएगा। अभी हमारा सेंटर पॉइंट ये नहीं है, ये तो कोई एक ब्रांच है। सेंटर पॉइंट तो हमारा कुछ और है। सेंटर पॉइंट तो हमारा एंटरटेनमेंट है, सोशल मीडिया है, एंटरटेनमेंट है, गपशप है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारा सेंटर पॉइंट है। तो इस वजह से ये तो कहीं ना कहीं बीच में रह जाता है ये ब्रांच तो। ठीक है, और भी बहुत सारी ब्रांचेज होंगी, और भी बहुत सारी चीज़ें, वर्कआउट करना है हमें। ठीक है, हेल्थ पे फोकस करना है, प्रॉपर नींद लेनी है हमें, ये चीज़ें तो बहुत पीछे रहेगी। मेन काम ये है अभी के लिए। ठीक, अब तुम्हें क्या करना है, मेन काम इसकी जगह वैसे इसको लाना है, सोशल मीडिया और इनकी जगह CSIR नेट को, या जो भी एग्ज़ाम तुम टारगेट कर रहे हो उसको उठाना है। ठीक है, और बाकी जो मेन चीज़ें हैं जैसे हेल्थ है, वर्कआउट है, अच्छा खाना है, हेल्थ का ध्यान रखना, वो चीज़ें अलग अलग ब्रांचेज होगी तुम्हारी। तो सेंटर पॉइंट डिसाइड करना पड़ेगा कि सेंटर पॉइंट तुम्हारा क्या होना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हें सोशल मीडिया से थोड़ा, और देखो सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हो तो थोड़ा सा अपने आप से ही ये क्वेश्चन पूछा करो कि मोबाइल फ़ोन को क्यों उठाना है। देखो अपने मोबाइल फ़ोन एक आदत सी बन गई, एक हैबिट बन गई, हमें पता ही नहीं होता कि हम मोबाइल फ़ोन को उठा किस ले रहे हैं। मोबाइल फ़ोन उठाने से पहले ये सोचना पड़ेगा कि क्या काम है हमारा उसमें। हम जस्ट ऐसे ही उठा लेते हैं, कोई काम नहीं होता हमारा। और जिस दिन ये सोच के अपने उठाने लग जाएंगे मोबाइल फ़ोन को, तो उस दिन मोबाइल फ़ोन उठना ही बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली।
क्योंकि हमारे दिमाग में कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है जो अपने उस पर करना चाहते हैं। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट कोई चीज़ नहीं है जो अपने मोबाइल फ़ोन में करना चाहते हैं। या तो हाँ भाई किसी को कॉल करनी है तो उठाएं फ़ोन, ठीक है, वो एक अलग वैलिड पॉइंट है। हाँ किसी को मैसेज करना है तो उठाएं, अपना फ़ोन तो बिना किसी रीज़न के उठता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो इन चीज़ों में थोड़ा सा फोकस करोगे तो अपने आप थोड़ा थोड़ा वो कम होने लग जाएगा। बाकी सबसे देखो, इन चीज़ों को जितना अपने ये भी है कि अपने जितना ज़्यादा अवॉइड करने की कोशिश करेंगे उतना ही ज़्यादा वो क्लोज आएगी, वो तो है ही। मेन चीज़ है अपना ध्यान यहाँ से हटा के कहीं और लगा दो, किसी अच्छे काम पे लगा दो। ठीक है, मान लो तुम्हारे पास में एक्स्ट्रा टाइम है तो वो सोशल मीडिया या मोबाइल फ़ोन में लगाने से अच्छा है तुम उस टाइम को हेल्थ पे लगा दो। ठीक, अच्छी बुक्स पढ़ने में लगा दो, कोई और काम कर लो जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है, कोई तुम्हारी हॉबी है उसको फॉलो कर लो। ठीक है, उन काम में लगा दो, वर्कआउट करने में लगा दो, जिम वगैरह करने में लगा दो, रनिंग करने में लगा दो, और बहुत सारे काम हैं उनमें लगा दो। एक्स्ट्रा कुछ तुम्हें इंटरेस्ट आ रहा है किसी चीज़ में, कोई चीज़ सीखनी है तुम्हें उस पर लगा दो, कोई बुक्स पढ़नी है उस पर एक्स्ट्रा टाइम लगा दो, तो ऑटोमेटिकली वहाँ से टाइम कम हो जाएगा। मतलब अपने को टाइम लॉकेज करना पड़ेगा, टाइम को लॉक करना पड़ेगा दूसरी जगह, तो ऑटोमेटिकली वहाँ से ध्यान हट जाएगा। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट है। तो एक बार समराइज कर देता हूँ, जो नए स्टूडेंट है उनको तो सिर्फ अभी सिलेबस कंप्लीट करने पे फोकस करना है, और जो स्टूडेंट जिनकी प्रिपरेशन अच्छी है, जिनका सिलेबस कंप्लीट है, उनको कंप्लीट ये स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, और कुछ नहीं करना। रिवीजन 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 रिवीजन, 4 बार रिवीजन करनी है, बाद में एक अच्छी टेस्ट सीरीज देनी है। ठीक है, जो नए स्टूडेंट है उनको एक बार मेहनत करनी है तो ये सारे एग्जाम तुम्हारे इजीली क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है, और कोई डाउट हो बाकी तो ये कॉन्टैक्ट डिटेल है, यहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ मैसेज डाल देना 9560182735, ये मेरा पर्सनल नंबर है, यहाँ पे मैसेज डाल सकते हो। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप पे भी तुम्हें टाइम टू टाइम सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी फिजिक्स तड़का। इसके अलावा बात करें, हाँ, यदि यदि कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो CSIR नेट फिजिक्स के लिए, गेट के लिए, इवन PGT फिजिक्स के लिए भी, RPSC फिजिक्स के लिए भी कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, तो कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो ऐप पे विजिट कर लो, ऐप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, फिजिक्स तड़का ऐप। ठीक है, कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा तुम्हें 6 मंथ और 12 मंथ का CSIR नेट का, और वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो www.physicstadka.com। ठीक है, वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो यदि तुम कंप्लीट 6 मंथ या 12 मंथ में तुम अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन CSIR नेट के लिए करना चाहते हो, MSc फिजिक्स में, MSc प्रीवियस में हो, तो यहाँ पे कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बाकी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कंप्लीट डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, टेक केयर।